एक बार हिंदू राष्ट्र बनने दो, फिर इनको इनके मुंह में वो मटकी भी बांधेंगे, पिछवाड़े पर झाड़ू भी बांधेंगे। ये आपके हाल होने वाले हैं। सत्ता के गिद्ध हैं, ये लाशों पर सत्ता करनी चाहते हैं। देश को फिर से बर्बाद किया जा रहा है। देश का विकास केवल पूंजीपतियों का, चंद पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। आतंकवाद पैदा कर रही है सरकार, खात्मा नहीं कर रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो आतंकवाद फैलेगा। आरएसएस एक यही बीमारी है जो देश की जड़ों में लगा हुआ है और मोदी जी उसी का प्रोडक्ट है। राष्ट्रवाद की भावना भड़का करके देश की जनता के वोटों की फसल काट ली। वो कपड़ों से लोगों को पहचानेंगे, वो कब्रिस्तान शमशान करेंगे। मेरी बहनों को जिस तरह से नग्न घुमाया गया, तब इसके मुंह में छाले पड़े हैं, ये बोलता नहीं है। वास्तव में ये बेटियों के विरोध है, ये मनुवाद के पोषक हैं। अभी तो ये इलेक्शन के लिए एक जुमला छोड़ दिया। ये भी औरत को पैर की जुत्ती समझते हैं। ये वो लोग हैं, महिला आरक्षण बिल ला दिया, ये अभी कर देना, इसमें ताकत है ना। ये कहता है कि मैं जो बोल देता हूँ वो लफ्ज वापस नहीं होते, वही पत्थर पर लकीर होती है। मैं मोदी नहीं हूँ, मैं अमित शाह नहीं हूँ जो संविधान की मर्यादा को तार तार कर दूं या किसी पद की गरिमा को तार तार कर दूं, क्योंकि ये लोगों को नफरत फैलाकर सत्ता पर बैठने चाहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं और मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इनकी बहाल कर दी जाए, नई पेंशन स्कीम को रद्द कर दिया जाए। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? हम हरियाणा कैथल से आया ये डेलीगेशन, और आज यहाँ पर जो है एक तो है पेंशन का मुद्दा। पेंशन हर कर्मचारी की, हर व्यक्ति की सोशल सुरक्षा है, उसको ये सरकार खत्म कर रही है। एनपीएस ले आई है, जबकि अपनी इनकी एमएलए एमपी 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन है। एक तो पेंशन की बहाली हो पुरानी, दूसरा ये देश के सरकारी विभागों को ये सरकार बेच रही है, कोटियों के भाव बेच रही है। जो हमारे पूर्वजों ने संस्थान खड़े करे थे, आज उनको बेचा जा रहा है, और इससे बेरोजगारी फैल रही है और देश का युवा विदेशों में पलायन कर रहा है। देश को फिर से बर्बाद किया जा रहा है। देश का विकास हो रहा है सर, आपको पता नहीं है? देश का विकास केवल पूंजीपतियों का, चंद पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। आज भी देश में 90 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर जीते हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कितना विकास हो रहा है। 5 किलो अनाज थोड़ी सी राहत के लिए दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के बैठ जाएंगे। लोगों को दिया जाता है जो बीपीएल में है, उनकी संख्या 90 करोड़ है 135 करोड़ में से। तो इसलिए आज कोई विकास नहीं है। एक देश के 2 देश हो गए हैं, एक और 80-90% लोगों का तड़पता हुआ भारत है, एक और 5-4% का चमकता हुआ भारत है। ये हमें ऐसा नहीं चाहिए। कैसा भारत चाहिए? हमें ऐसा भारत चाहिए जिसमें सबको समानता हो, न्याय हो, सामाजिक भाईचारा हो, आपसी मेल मिलाप हो, कोई धर्म विशेष को बढ़ावा ना दिया जाए, मिलजुल के रहें। और हमारे देश की जो खासियत है, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये हमें चाहिए। मोदी सरकार भी तो वही चाहती है, भाईचारा बनाना चाहती है। अमेरिका की पिछलग्गू बनी हुई है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में देखिए, अब हमारा देश हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता था, अब इंडिया इजराइल का पिछलग्गू बना हुआ है अमेरिका की वजह से। इसलिए ये इसको भारत जो है आतंकवाद का खात्मा चाहता है, इसलिए ये इजराइल के साथ आतंकवाद पैदा कर रही है सरकार, खात्मा नहीं कर रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो आतंकवाद फैलेगा। बेरोजगार और 2018-19 में पुलवामा करके और राष्ट्रवाद की भावना भड़का करके देश की जनता के वोटों की फसल काट ली, और अब जनता तड़प रही है, मर रही है, उसकी कोई संभाल नहीं है। क्या पुलवामा के बारे में कह रहे हैं आप? आपने कहा कि मोदी जी आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, तो आप ही बताइए। मैं विनम्रता से आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद, और उन्होंने एक जो चलाया था शगुफा 2016 में 8 नवंबर को अचनचेत उठकर कि नोटबंदी की थी, कि उसमें सबसे बड़ा था कि आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे। तो पुलवामा जब हुआ तो जैसे नीरव बंसरी बजा रहा था, ये महोदय डिस्कवरी में अपना वो कर रहे थे, नौटंकीबाज कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो आप ये हुआ है अभी, क्या नाम, G20, उसका एक है कि ये 20 देश हैं,
और अल्फाबेट के तौर पर हर एक देश को उसकी सदस्य प्रधानगी मिलती है, वो मेजबानी करेगा। हमारा नंबर आ गया तो उसको ऐसे किया जैसे छलियाँ को शादी में नहीं बुलाता तो बुलाने से नाचती है। हमारे देश का करोड़ों रुपया का बजट जो है वो चला गया। और उधर हमारे देश के, सुनिए मैडम प्लीज़, हमारे देश के 4 नौजवान जिस आतंकवाद का आपने कहा कि कमर तोड़ दी, अभी पुलवामा के बाद जो 4 जवान शहीद हुए, और इधर ये नटंकीबाज डिस्को डांस कर रहे थे, हमारे पैसे से बीजेपी के कार्यालय में फूल बरसा रहे थे। तो अब ये दिखाइए, एक मिनट सर जी। और उसके बाद जो पीएम किसी खिलाड़ी के उंगली पर चरीट आने से ट्वीट करता है, मणिपुर में मेरी बहनों को जिस तरह से नग्न घुमाया गया तब इसके मुंह में छाले पड़े हैं, ये बोलता नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मणिपुर जल रहा है, कश्मीर में क्या पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं, अभी केरला में हुई हैं, तो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोलते, है ना। और हमारे देश मणिपुर है या कुछ भी है, मुंह नहीं खोलते, जा नहीं पाएंगे। इजराइल की चिंता है, तो ये एक जो कहते हैं ना नैरेटिव बोल रहे थे ना हमारे गृह मंत्री जी, फिर नैरेटिव है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं फलस्तीन में, पर हम उनको इंसान मानते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कोई आराध्या देव नहीं क्या आपके मुंह से कुछ निकलेगा तो जहाँ हम उसकी पूजा करेंगे, मान लेंगे। यहाँ संविधान की धारा 75 के तहत लोग आपको चुनते हैं और तभी प्रधानमंत्री बनते हैं, और भारत का संविधान आपको इजाज़त देता है जिसको आप पैरों तले रोंद रहे हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो देश में भी सौहार्द लाना चाहते हैं। दरअसल आरएसएस एक अजही बीमारी है, एक जही स्योंक है। स्योंक समझते हो मेरे पंजाबी में, वो जो दीमक गुण, वो ऐसा है जो देश की जड़ों में लगा हुआ है, और मोदी जी उसी का प्रोडक्ट है। वो कभी स्वार्थ नहीं दिखाएंगे, वो कपड़ों से लोगों को पहचानेंगे, वो कब्रिस्तान शमशान करेंगे, ठीक है कि नहीं। वो ऐसी चीजें करेंगे और नफरती एजेंडा लागू करके देश का सौहार्द बिगाड़ेंगे। और दूसरी तरफ भाईचारा लाना चाहते हैं। यही तो मैं भाईचारा बता रहा हूँ ना। इजराइल की भाईचारा लाना चाहते हैं तो इजराइल की समर्थन में क्यों करें। विदेश नीति है, विदेश बिल्कुल विदेश नीति नहीं। हमारी विदेश नीति तब थी, 2 दुनिया थी, हम तीसरी दुनिया थे। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रशिया था। तो आपको पता होगा कि हमारा थर्ड फ्रंट था जिसको तीसरी दुनिया कहा जाता था। जब इंदिरा जी, मैं उनकी उन नीतियों को नहीं समर्थन करता, जब वो इंदिरा जी थे तो हमारे को तीसरी दुनिया के रूप के अगवा के रूप में देखा जाता था। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते। दरअसल ये सत्ता पर बैठे सत्ता के गिद्ध हैं, ये लाशों पर सत्ता करनी जानते हैं। चाहे 2001 करके गुजरात में सत्ता में आए, तो चाहे ये पुलवामा कराएं, चाहे ये मुजफ्फरनगर कराएं, चाहे उर कराएं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। और मैं आपसे नंबर कहना चाहता हूँ, आप अपना विश्लेषण कीजिए, अध्ययन कीजिए कि जब अभी भाई साहब ने बोला कि 85% लोग 5 किलो अनाज पर लाकर खरीद दिए, तो क्या बोला था मैं वही दोहराऊंगा, 2014 में बोला था, बहुत हुई नारी पर वार, अब की बार तो नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे केवल जुमले हैं, वास्तव में ये बेटियों के विरोध है। ये मनुवाद के पोषक हैं, मनुवादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं, जिसमें औरत को, महिला को ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये कहा गया है, उसके हिमायती हैं। महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं। अभी तो 29-34 तक आगे बढ़ा दिया, उसका पुनर्सीमन होगा, जनगणना होगी देश की, फिर निर्धारण होगा। अभी तो ये इलेक्शन के लिए एक जुमला छोड़ दिया। ये भी बताइए, आप नारी की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, ये हिंदू चलाते हैं। आप यहाँ इंडिया गेट पर मैं बहस देखता हूँ, हिंदू चलाते हैं। क्या जो हाथरस में हमारी बेटी को जलाया गया, उसके घर वालों को पर्चा किया गया, वो हिंदू नहीं थी? और क्या यही नारी सम्मान है? चिमनियानंद ने जिस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसका परिवार मरवा दिया, क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या यही नारी सम्मान है? क्या जो मेरी बहनों को नंगा करके घुमाया गया, मैं कैमरे के सामने वो शब्द नहीं बोल रहा, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा कि ये मणिपुर की मेरी बहनों के साथ नहीं हो रहा, ये मेरी बेटी और मेरी बहन के साथ हो रहा है। क्या वो नारी सम्मान था? ये मनुवादी लोग
औरत को पैर की जुत्ती समझते हैं और इनका कोई, ये वो लोग हैं कि इनका कहनी और कथनी में दिन रात फर्क है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, जो ये कहते नहीं वो ये करते हैं। अभी संसद का उद्घाटन किया गया, संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया। देश की प्रथम महिला नागरिक है राष्ट्रपति, उससे ना करवा करके खुद मोदी करते हैं, क्योंकि वो आदिवासी है, महिला है और उससे छोटे वर्ग से है, उससे ना संसद भवन का उद्घाटन करवा करके उसको पीछे करते हैं और खुद उद्घाटन करते हैं। इससे पता लगता है ये कितना महिला समर्थक है, कितना। हाँ जी, पूछिए। दूसरी बात आप बता रहे थे, बताइए। मैं तो यही बता रहा था जो इन्होंने बता दिया। आप कह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल ला दिया, तो मेरी बहन ये अभी कर देना, इसमें ताकत है ना। ये कहता है कि मैं जो बोल देता हूँ वो लफ्ज वापस नहीं होते, वही पत्थर पर लकीर होती है, वही इतिहास होता लिखा जाता है। तो हम मोदी जी को वोट देंगे, वो ये चीज़ें पूरी करे जो 2014 में कहा था। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, मोदी सरकार क्या यही है? अभी लेटेस्ट हमारी मणिपुर और हमारी जो पहलवान बहनें जंतर मंतर पर बैठी रही, उनका कितना उन्होंने शोषण किया, क्या यही नारी सम्मान है? फिर बोला कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, हर बार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। तो मोदी 9 साल SC ST OBC के लिए तमाम काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। मेरी बहन कहाँ रहती है? आप पत्रकार हो। अभी तो बताया मेरे भाई ने, जो हमारी बात द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, रामनाथ कोविंद को बना दिया, तेलंगाना में कह रहे हैं OBC। मैं मोदी नहीं हूँ, मैं अमित शाह नहीं हूँ जो संविधान की मर्यादा को तार तार कर दूं या किसी पद की गरिमा को तार तार कर दूं। इनके लिए तभी बोल रहे हैं क्योंकि ये लोगों को डिवाइड करके नफरत फैलाकर सत्ता पर बैठने चाहते हैं। मेरे को बताइए, आपने गोविंद राम जी का नाम लिया, राष्ट्रपति जी का, उनको मंदिर में घुसने दिया और उनको साधुओं में बिठाकर उनके पैरों पर हाथ लगवाइए, क्या यही मर्यादा है? मुर्मू हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको संसद में क्यों नहीं बुलाया गया? उद्घाटन करना उनका अधिकार क्षेत्र था और उन्हीं से कराना चाहिए। ये एक मानसिकता लोगों को दिखा रहे हैं और इनका एक काम करने का तरीका है। मैं उस गढ़ से आया हूँ जहाँ RSS का गढ़ रहा है, इनकी वर्किंग मैं जानता हूँ। ये राष्ट्रपति बना दिया और आपके जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, चाहे तमिलनाडु है, उड़ीसा है, झारखंड है, उन लोगों में बोलेंगे देखो हमने आपके ये आने वाले लोगों को राष्ट्रपति बना दिया। दूसरी तरफ संसद भवन, एक ही आदमी के ऊपर 2 तीर छोड़ दिए। संसद भवन का उद्घाटन ना करा कर जो दूसरे अपर कास्ट के लोग हैं, जो मनुवादी वृत्ति है, वो जाकर RSS के लोग दीमक की तरह लोगों को घरों में फैलते हैं। देखो हमने बनाया ताकि उन लोगों से वोट ले ले। अब एक बार हिंदू राष्ट्र बनने दो, फिर इनके मुंह में वो आगे कुज्जा भी बांधेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मटकी भी बांधेंगे, पिछवाड़े पर झाड़ू भी बांधेंगे। ये आपके हालत होने वाले हैं। और मैं इस कैमरे के सामने उन लोगों को बोल देता हूँ जो मेरे जैसा जाट करके मूछ खड़ी करता है, मैं ठाकर हूँ, मैं राजपूत हूँ। इनकी जन्मपत्री जो बनाते हैं ना, जो टिबड़ा बनाते हैं, उसमें देख लो हम सब शूद्र हैं। और ये 3%, मैं पूरे ब्राह्मणों को नहीं कहता, मैं पंडितों को नहीं कहता, पंडित जी ज्ञानी होते हैं, पूरे ब्राह्मण सिर्फ 3% में जो भागवत की अंश है, जो भागवत जैसे लोग हैं, जो हरिद्वार से लेकर आए हैं, उनकी मानसिकता वाले लोग जो हैं वो कर रहे हैं और 2 तरीके कर रहे हैं। ये एक तरफ देश को बेच रहे हैं और जब हम चलाते हैं तो ये देश की एकता तोड़ते हैं। कहते हैं मैं भी OBC हूँ, SC ST वाले सब मेरे भाई हैं। तो भाई यदि OBC वाले हो तो आप जातिगण गणना क्यों नहीं करते? ये भाई में बंटवारा हो जाएगा। अच्छा, तो भाई को उसका हिस्सा, मेरे को, हम दोनों भाई हैं, बंटवारा तो होता है। जायदाद में हम बंटवारा नहीं करते। मेरी बहन आपके भी भाई होंगे, क्या उनमें बंटवारा नहीं हुआ? क्या आपके पिताजी की जायदाद में बंटवारा नहीं हुआ? जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जातीय जनगणना से जातिवाद और बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा। इसमें ये है, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, पर जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। ये इसलिए निकलाना चाहते हैं। आपकी जानकारी में पहली टर्म और दूसरी टर्म में याद होगा, जिसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं UPSC में, IAS IPS लगने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, सरमाएदारों के जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके जो मैनेजर थे, उनको अंडर सेक्रेटरी लगा दिया। इसलिए ये जातिगण नहीं कराना चाहते, ताकि यदि मेरे को पता लग जाए कि मेरी जो रिजर्वेशन है वो 57% है और मेरे को दी कितनी है, 7 भी नहीं दी।
बताइए इसलिए डरते हैं। क्या कहेंगे, जातीय जनगणना से भाइयों भाइयों में बंटवारा हो जाएगा मोदी नहीं जी नहीं, का ये तो पता लगेगा कौन कितनी किसकी भागीदारी है, उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब गणना तो स्कूल में बच्चा दाखिल होता है उसकी भी जाति पूछी जाती है, जितने राशन कार्ड बनते हैं बीपीएल और जितने बनते हैं सब पता होता है कौन कितना है, हर जगह पता है। वार्ड वाइज वो होती है, परिसीमन होता है, वहाँ भी जाति आधार पर किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए राजकाज में, सत्ता में। और आज जो बहुमत में लोग हैं वो बहुत कम है। कितना काम कर रहे हैं मोदी जी आप लोगों के लिए, आप लोग उन्हीं से गुस्सा हो रहे हैं। ये काम नहीं कर रहा है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। इनके 3 मुख्य सिद्धांत हैं, लूट, झूठ, फूट। जो अंग्रेजों का चरित्र था वही सेम चरित्र है। ये देश को एक नहीं रखना चाहते, ये राष्ट्रवाद का हिमायती नहीं है, देश से कोई प्रेम नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में देश के नौजवानों से, लोगों से अपील कर रहे थे कि अंग्रेजों के सामने लड़के अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, कुछ गिड़गिड़ा के हाथ फैला के मांग लो, यदि कुछ होता है लड़ने से तेलंगाना में कुछ कह रहे हैं ओबीसी बनाएंगे मुख्यमंत्री। कुछ नहीं होगा। कोई जातीय आधार पर कोई बनाने से वो केवल और केवल सत्ता, जो सत्ता वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके ही माती बन जाते हैं। कोई ऐसे नहीं है वो अपने वर्ग की राजनीति करेंगे। हाँ। इनका जो छलावा था, इनका जो झूठ था, इनका ये 2 मुँह साहब थे, इधर से इनकी सिरी नभाते थे, दूसरी तरफ से काटते थे। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। जितना मर्जी ये झूठ बोलने, आपको ये बता रहे हैं कि अब इनका रास्ता बाहर का है। तीसरी बार आएंगे, अब की बार 400 के पार जाल लाएंगे। मैंने कहा जी ये तो आपको पता है, कहते थे 6 अरब लोगों ने मेरे को 6 अरब लोगों ने मेरे को वोट दे दिया है ना जी, 6 अरब लोगों ने मेरे को वोट दे दिया, ठीक है कि नहीं। और क्या नाम है, ये जिस आदमी को ये नहीं पता भी हमारी जनसंख्या कितनी है, अब की बार रास्ता बाहर का होगा इनका। और ये लोग नहीं हैं जो आए हुए हैं, भगा देंगे इस बार। भगाएंगे नहीं, सत्ता से बाहर करेंगे, सत्ता से बाहर निश्चित। इरादे पक्के हैं, नहीं हम इरादों से कच्चे हैं। 5 इंच का प्रधानमंत्री का सीना है, वो क्यों डरेंगे? आपके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात सोते नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं आप सबके लिए। वो मैडम जी हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अंबानी, अडानी और ये जैसे बब्बे जैसे लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं बड़े, किसानों के लिए काम कर रहे किसानों के हैं। लिए कोई काम नहीं। कि 800 किसान शहीद हुए, वो इस सरकार की देन है। ये सरकार झूठों की है। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, किसी को मिला? तो उसके बाद में इन्होंने 45 रुपए पेट्रोल का रेट बोला था, हम देंगे, आते ही किया। और जो मैडम वो सिर पे सिलेंडर लेके नाती थी, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, वो दोबारा रोड पे दिखी आई कहीं? अब ये 1100 विपक्ष ढीला है। सिलेंडर पूरे देश में बिक रहा है। और मैडम जी हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, गरीब जनता को सिर्फ मोदी सरकार ने ठगने का काम किया। यह देश को बेचने वाली सरकार है और जनता को लड़ाने वाली सरकार है। आगे से जनता वाले को हवाई जहाज में उड़ाने का सपना रखते हैं। ये वो बात उसने सही कही थी, जनता की समझ में नहीं आई। जो चप्पल हवाई पहनता था ना, वो आज खाली पैर घूम रहा है, उसको दोबारा चप्पल पहनने को नहीं मिली। और भविष्य में अगर यह सरकार आई तो दोबारा खाने को अनाज नहीं रहेगा, ये हम गारंटी देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले प्रधानमंत्री हैं। जैसे मैं एससी समाज से हूँ, एससी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे, उसको मंदिर में नहीं घुसना दिया। जितनी जगह में वो घुसे थे, गंगा जल से और गौमूत्र से मंदिर को धुलवाया और साफ करवाया, वो पवित्र हो गया। फिर इससे ज़्यादा तो हमारे से ज़्यादा हैसियत राष्ट्रपति से ज़्यादा हैसियत तो ये पशु की रखते हैं। और अब ये द्रौपदी मुर्मू बना दी। बताइए ये भी कितने ऐसी मंदिर, हमारे में से लाखों मंदिर बन रहे हैं देश में, विकास नहीं हो रहा है। मंदिर से भिखारी पैदा होंगे, इंजीनियर डॉक्टर पैदा नहीं होंगे। हाँ, इंजीनियर डॉक्टर पैदा होंगे स्कूलों से, हॉस्पिटल से, स्कूल बनाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए। मंदिर से तो सिर्फ भिखारी पैदा होंगे। मंदिरों में बहाली निकल रही है, रोजगार बन रहे हैं। इसका 2-4 घरों के रोजगार बनेंगे। किसी शूद्र को बिठा दो पंडित बना के मंदिर में, मैं मान जाता हूँ। ट्रेनिंग दी जाएगी, उस समय ट्रेनिंग के पीरियड में पैसे भी मैडम जी, मिलेंगे। कितने लाख आदमी शहीद हुए थे भारत आजाद होने में? सबसे ज्यादा मुसलमानों की अहम भूमिका रही है। आदमी इंडिया गेट पे जाके देखो, सबसे ज्यादा भूमिका रही है मुसलमानों की। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं मुसलमान तो गद्दार है, ये तो फलाना ऐसे है, ये देश को भड़का रहे हैं और भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जनता को कुछ नहीं देने वाले हैं।
बताइए सर, मंदिर बन रहा है, मंदिर में बहाली शुरू हो रही है, इंटर्नशिप दी जाएगी, उस दौरान पैसे भी दिए जाएंगे उन्हें। कितने मंदिर बन रहे हैं? लाखों मंदिर बन रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश में ना, आपने अभी 800 बोला था, चलो लाख बन रहे हैं ना। अभी अयोध्या का भव्य मंदिर बना, आप बता सकते हो उसमें कितने लोग रहेंगे? 100 लोगों की बहाली निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी, 100 से 150 लोग रहेंगे। ये मैंने पहले ही कहा, जो मनुस्मृति में जिन लोगों को कहा गया कि ये लोग ही पूजा के अधिकारी हैं, ये लोग, मनुस्मृति छोड़ो, इनका जो ग्वालकर है उसकी ये 2 बुक आप पढ़ लो, बंच ऑफ द थॉट, विचारों का गुच्छा, और एक है हम और हमारी राष्ट्रीयता। उसमें 2 बात करते हैं कि जो सत्ता है वो पंडित के हाथ में रहेगी। जैसे ही आपके हाथ में सत्ता आती है, 85% लोगों को भूखा कर दो, उनको इस तरह कर दो कि वो रोटी को तरसे और जिंदा रहने को ही विकास समझे, और वो पैसा जो है वो अपने 2 लोगों के या 3 लोगों, वफादार लोगों के हाथ में दे दे, वो पैसे से चलेंगे। और जो एक है सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, उसका जो कंट्रोल है वो उच्च कोटि का ब्राह्मण करेगा, मतलब आरएसएस करेगी, सारा देश नहीं करेगा। ये जो आप बातें कर रहे हो कि ये कर दिया, क्या उन्होंने क्या किसानों को कहा था कि मैं एमएसपी दे दूंगा? नहीं दी। किसानों की हरियाणा सरकार कह रही है कि हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर एमएसपी पर 14 फसलें खरीदी जाती हैं। एक बात बोलो, मैं कहूँगा मेरे घर पर 28 भैंसें बांधी हुई हैं और वो 250 किलो दूध देती हैं, है ना, तो आप मान लोगे? मैं कुछ भी कहता रहूँ, मान लोगे? ये समझते हैं, ये जो मंदिर की बात की ना, यही तो ये चलाना चाहते हैं कि देश के लोग जितने अनपढ़ रहेंगे, ये खुद वैसे हैं, इनका जो सत्ता भी कायम रहेगी, रोजी रोटी भी कायम रहेगी। हरियाणा के लोग अब इनको सबक सिखाएंगे। पिछली बार जो लोगों से धोखा किया है, अपने जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने, अब बार हरियाणा के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड आपने लिख कर ले रहे हैं। दूसरी बात जो आप बार बार बोल रहे हो, मैंने पहले कहा जो 14 में वादे किए थे वो ही नहीं किए। आप कहते हो विकास कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, बेमिसाल गिना रहे हैं, बेमिसाल कर्जे का जाल, बेमिसाल स्त्रियों पर वार, बेमिसाल रोज बेरोजगार, बेमिसाल किसानों की हत्या के हाल, और ये है उसने बेमिसाल किया। और क्या किया? रोजगार हमको नहीं दिया। हम जो खुद कमा कर खाने वाले हैं, हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे हाथों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, हम और लोगों को खिलाएंगे। तो ये लोग कैसे दे रहे हैं? ये लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो लोग नफरती हैं, नफरत बुलाकर सत्ता पर बैठना चाहते हैं, और ये हमारे सामने इनका रिकॉर्ड है, चाहे यूपी हो चाहे गुजरात हो। तो ये है सच्चाई। ये मंदिर नहीं चाहिए, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये चाहिए जनता को। मंदिर तो हमारे घर भी हैं, उससे उधार हो जाएगा क्या? बाहर भिखारियों की लाइन लगेगी, वहाँ पर भीख मांगने बैठेंगे। अगर पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे तो वो जवाब मांगेंगे सरकार से, क्या नीति ले आए हैं, प्राइवेट करने जा रहे हैं सब कुछ, अंबानी अडानी का हो रहा है, रोजगार खत्म है, एससी का एसटी का कह रहे थे ना आप, रोजगार खत्म, जो ब्लॉक की चाहिए। ये है जनता की राय। जनता के बीच में आके पता चलता है कि सरकार कितनी काम कर रही है। जो इतने वादे किए थे जमीनी स्तर पर, उसमें कितना काम हुआ है और क्या कुछ हुआ है, मंदिर की सच्चाई। जी बताना चाहते हैं, अभी यहाँ कर्मचारी आया है, पहले किसान आए थे, मजदूर आए थे और खेत मजदूर आए थे। अब आने वाले समय में किसान भी आएगा, खेत मजदूर भी आएगा, एम्प्लॉयज भी आएगा, रेडी फड़ी वाला मजदूर भी आएगा, आप जैसी बहनें भी आएंगी। सभी लोग आकर एक तगड़ा संघर्ष करने। आप अभी कह रहे थे किसानों की, आपको पता जो 3 काले कानून, खेती कानून रद्द कराए थे, अब उनको चोर दरवाजे से एक बायर, जो वॉलमार्ट से भी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके साथ MOU साइन कर दिया है ताकि खेती को फिर कारपोरेटीकरण किया जाए। और जो ये चोर दरवाजे से ये चीज़ें लागू करना चाहते हैं, हम इनकी गर्दन पर अपना जो घुटना पैर रखकर ही वो फिर वापस कराएंगे, और आने वाले समय में बहुत तगड़ा और तीखा संघर्ष होने वाला है। तो ये जनता से जानने को मिलता है कि कितनी सच्चाई है, नीतियाँ जो बनती है उनमें कितनी जो है कितने कारगर हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम हो रहे हैं। जनता के बीच ही आकर पता चलता है सरकारें काम कैसे कर रही हैं, जितने वादे करती हैं उनकी हकीकत क्या है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।